बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 135 मुलाहिज़ा फरमाएं। उस शूटर सवार का नाम विक्रम सिंह था। उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि आज रात वहाँ कुछ और लोग आने वाले थे और सुबह हमें उनके साथ रवाना कर दिया जाएगा। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे उठ रहे थे। मुझे उनकी नीयतों पर शक हो रहा था। सियासी वासुदेव का रवैया भी बड़ा पुरस्कार हो गया था। मेरी छठी बता रही थी कि हम किसी और बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। वासुदेव चाय बनवा कर ले आया। बगैर दूध का कहवा इस वक्त वाकई ही मजा दे गया। मेरे असाब पर तारीख कशीदगी किसी हद तक कम हो गई। सूरज के सुर्ख थाल उफ़क़ के किनारे पर पहुंच गया था। लगता था जैसे वो रेत में धंसने की कोशिश कर रहा हो। आसमान पर अब भी कहीं कहीं बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। सूर्य की सुर्खी से फजा बड़ी वहशतनाक हो गई थी। रेगिस्तान को देखकर यूं लग रहा था जैसे खून का समंदर लहरें ले रहा हो। मैं उठकर तालाब की उस खाड़ी की तरफ चला गया जो 30-40 गज अंदर तक चली गई थी। ये खाड़ी तकरीबन 20 फुट चौड़ी थी। दोनों किनारों पर घनी झाड़ियां थी। मैंने झाड़ियों में घुसकर इधर उधर देखा और कपड़े उतार कर उसमें घुस गया। मेरे कपड़ों में उस वक्त जीन्स की पैंट और बुनियान शामिल थी। टी शर्ट तो मैं नाहिद को दे चुका था। बुनियान बहुत ज्यादा गंदी थी जिसे मैंने धोकर झाड़ियों में फैला दिया और पानी में गोते लगाने लगा। वो कमरा खासा बड़ा था। फर्श पर चटाई और उसके ऊपर ऊंट के बालों का गद्दा सा बिछा हुआ था। एक कोने में खड़ूंची पर पानी का घड़ा रखा हुआ था जिसके ऊपर एल्यूमिनियम का एक पुराना सा गिलास भी था। गड़बंजी के करीब स्टूल पर एक लालटेन भी रखी हुई थी। कमरे में कोई खिड़की वगैरह नहीं थी। एक रोशनदान पिछली दीवार में था जिसमें सलाखें लगी हुई थी। एक रोशनदान चौड़ाई में 8 इंच से ज्यादा नहीं था, अलबत्ता लंबाई में 4 फुट से भी ज्यादा था। दूसरा रोशनदान बाईं तरफ की दीवार में था जो इतना ही लंबा चौड़ा था। इसके दूसरी तरफ गालबन कोई और कमरा था। कमरे का दरवाजा लकड़ी का नहीं था, लोहे की सलाखों वाला था। ऐसे दरवाजे आमतौर पर जेल की कोठरियों में होते हैं। वासुदेव ने हमें बताया था कि यहाँ किसी जमाने में ढोर डंगर बंद किए जाते थे, इसलिए यहाँ इस किस्म के सलाखों वाले दरवाजे लगाए गए थे कि हवा की आमदोरफ्त जारी रहे। लेकिन मैं वासुदेव की इस तोजी से मुतमईन नहीं हुआ था। मैं दीवार से टेक लगाए बैठा था। मेरी दाईं तरफ नाहिद बैठी हुई थी। बबली उसके घुटने पर सर रखे सो रही थी। सामने जानकी थी। उसने दोनों टांगे सामने को फैला रखी थी और हाथ पीछे लगा रखे थे। उसका सारा बोझ हाथों पर था। अभी शाम हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी। हम लोग खाना खा चुके थे। कुछ देर बाद शीला माई दरवाजे में नमूदार हुई और जानकी नाहिद को अपने साथ चलने का इशारा किया। नाहिद ने बबली का सर आहिस्तगी से जमीन पर टिका दिया और वो दोनों शीला माई के साथ चली गई। उन दोनों की वापसी तकरीबन 1 घंटे बाद हुई। उन्होंने नहाने के बाद कपड़े बदल लिए थे और उनके लिबास देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। मुख्तसर से लिबास में नाहिद कुछ हिजाब सा महसूस कर रही थी और वो एक तरफ सिमट कर बैठ गई थी। शायद इस वक्त रात के 10 बजे होंगे। ऊँटों की आवाजें सुनकर मैं चौंक सा गया। शाम के वक्त विजय ठाकुर और शूटर सवार की बातों से पता चला था कि आज रात को कुछ लोग आने वाले थे और मेरा ख्याल था वो लोग आ गए। मैं उठकर बाहर आ गया। ऊँटों के बिलबिलाने की आवाज तेज हो गई। उसके साथ ही 1-2 नुस्वानी चीखें भी सुनाई दी। जानकी और नाहिद ने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं उन्हें वहीं रुकने का इशारा करके तेजी से बाहर निकल गया। कमरे के सामने बरामदा और उससे आगे वसी आंगन था। उस आंगन में भी 2 नीम और 3-4 नारियल के दरख्त थे। यहाँ भी शायद ऊंट या गधे बंधे होंगे क्योंकि सूखे में फजले की बू फजा में फैली हुई थी। मैं तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे के करीब आ गया। यह दरवाजा महज भिड़ा हुआ था। मैंने एक पट खोला और बाहर निकल आया। बाहर गहरी तारीकी थी मगर दरख्तों के नीचे कुछ सरगर्मियां दिखाई दे रही थी। उसी वक्त ऊंट की बिलबिलाहट और एक औरत की खौफजदा सी चीख बैक वक्त सुनाई दी। मैं दरवाजे से निकलकर 2-3 कदम आगे बढ़ा ही था कि किसी तरफ से अचानक ही एक साया नमूदार हुआ और मेरे सामने आकर रास्ता रोक लिया। उसके हाथ में राइफल थी। नहीं मूर्ख, तुम आगे नहीं जाओगे, वापस जाओ। तारीकी में उस शख्स की गुर्राहट सुनाई दी। वो औरत कौन है जो चीख रही है? मैंने कहा, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि वो अस्त्री कौन है। तुम अंदर जाओ। वो शख्स फिर उड़ाया और राइफल की नाल मेरे सीने पर रखकर मुझे पीछे धकेलने लगा। मैंने उसे उलझना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से वापस आ गया। दरवाजे में दाखिल हुआ तो उस शख्स ने धड़ से दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडा चढ़ा दिया। मैं कमरे की तरफ जाने की बजाय वहीं रुक गया। ये 2 फट का दरवाजा था। जंजीर चढ़ाए जाने के बावजूद इसमें तकरीबन आध इंच की झुरी रह गई थी। मैं उस झुरी से आंख लगाकर बाहर देखने लगा। उस तरफ किसी तरफ से एक आदमी लालटेन लेकर दरख्तों के नीचे पहुंच गया। लालटेन की यरकान ज़्यादा जर्द रोशनी में 7-8 साए हरकत करते हुए दिखाई दिए। उनमें 3 औरतें थी। उनका अंदाजा मैंने उनके लिबास से लगाया था। उन्होंने साड़ियां पहन रखी थी और एक के जिस्म पर शलवार कमीज थी। उनके साथ 4 आदमी थे और उन सब के पास राइफलें थी। उनमें से एक ने हुर्राते उन औरतों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया मगर वो अपनी जगह पर खड़ी रही। उस शख्स ने एक औरत को बाजू से पकड़कर आगे धकेला तो वो खौफजदा अंदाज में चीख उठी, नहीं नहीं, मुझे भगवान के लिए कुछ मत कहो, छोड़ दो मुझे।
तुम्हें छोड़ भी दें तो इस वीराने में कहाँ जाओगी? उस शख्स ने जवाब दिया, रात को तो यहाँ भेड़िए आ जाते हैं, चीर फाड़ कर रख देंगे तुम्हें, अंदर चलो, हम कम अज कम तुम्हें चीर फाड़ कर खाएंगे तो नहीं। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। अब मुझे कोई खुशफहमी नहीं रही थी। ये लोग उन औरतों को कहीं से अगवा करके लाए थे। अब मुझे जानकी और नाहिद की खैरियत भी खतरे में नजर आने लगी। वो लोग इन औरतों को लेकर किसी और मकान में चले गए। कुछ देर तक उन औरतों की आहोजारी की आवाजें सुनाई देती रहीं और फिर खामोशी छा गई। बाहर भी सिर्फ एक आदमी का चलता फिरता हेवला दिखाई दे रहा था। वो शायद ऊँटों को चारा वगैरह डाल रहा था। कभी कभी किसी ऊँट के बिलबिलाने की आवाज भी सुनाई दे जाती और फिर वो इंसानी हेवला भी गायब हो गया। मैं भी दरवाजे से हटकर कमरे में आ गया। क्या हुआ? ये कौन औरतें चीख रही थी? जानकी ने पूछा। यहाँ थे मेरे जहन में जो खदशात सर उभारने लगे थे वो हकीकत का रूप धार रहे हैं। मैंने अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, क्या मतलब? कैसे खदशात? इस मर्तबा नाहिद ने सवाल किया। हम धोखा खा गए, मैंने कहा। ये अच्छे लोग नहीं है और मेरा ख्याल है कि इनका ताल्लुक भी डाकुओं के किसी गिरोह से है। लेकिन हमारे पास अब है क्या जो ये लूटना चाहेंगे? नाहिद बोली। जो कुछ था वो तो पहले उन डाकुओं ने लूट लिया और फिर वो जहाज भी तबाह हो गया जिसमें हमारा सामान था। तुम भूल रही हो कि इज्जत ही औरत की सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर औरत हसीन हो तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है, मैंने जवाब दिया। मेरा ख्याल ये लोग औरतों को कहीं से अगवा करके लाए हैं। चीखने की आवाजें भी उन्हीं औरतों की थी। लालटेन की जर्द रोशनी में नाहिद का चेहरा कुछ और जर्द हो गया। जानकी के चेहरे पर भी बिलाहट दौड़ गई। उसने जल्दी से उठकर दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडा लगा दिया। मेरे ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी ये एहतियातें फजूल थी। सलाखों वाले दरवाजे को अंदर से कुंडा लगाने का कोई फायदा नहीं था। बाई से हाथ डालकर कुंडा खोला जा सकता था। दरवाजा अंदर से बंद करके हम महफूज नहीं रह सकते थे। दरवाजा बंद करके जानकी मटके के करीब रुक गई। पहले आलूद भरा पानी पिया, फिर एक गिलास भर के नाहिद के करीब आ गई। नाहिद ने भी एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। नाहिद मेरे साथ जुड़कर बैठ गई थी। वो कुछ ज्यादा ही खौफजदा हो रही थी। हम सरगोशियों में बातें करने लगे कि बाहर कदमों की आवाज सुनकर खामोश हो गए। चंद सेकंड बाद ही वासुदेव दरवाजे के सामने नमूदार हुआ। उसने एक हाथ में तांबे का थाल उठा रखा था जिसमें 3 प्यालियां रखी हुई थी। उसने सलाखों में हाथ डालकर दरवाजा खोला और अंदर आ गया। ये क्या है? मैंने पूछा। चाय, वासुदेव ने कहा। शहर के लोग रात को भी चाय पीवे हैं। विक्रम शहर से दूध लेकर आया है इसलिए उसने दूध वाली चाय बनाई है। सब लोग पी रहे हैं, आप भी पियो। उसने हम तीनों के सामने एक एक प्याली रख दी। अब वो वापस जाने लगा तो मैंने उसे रोक लिया। शहर से कौन लोग आए हैं वासुदेव? मैंने पूछा। और ये औरतें कौन थी जो चीख रही थी? क्या बताऊं भैया? वासुदेव मेरे सामने बैठ गया। विजय ठाकुर, विक्रम और अमीर सिंह की लोगाइयां हैं। वो जब से यहाँ आई थी तो बड़ी खुशी से रह रही थी। तीसरी शहर से आई है, उदास हो गई है। उसने दूसरी दोनों अस्त्रियों को भी वर्गलाया है और 3 दिन पहले चोरी छपे तीनों शहर चली गई थी। आज विक्रम सिंह उन्हें वापस ले आया है, इसलिए चीख चिल्ला रही हैं। वो चंद मुखो खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, अब बताओ ना भैया, जहाँ पति होगा तो लुगाई भी वही रहना है ना। कोई पति अपनी पत्नी को बगैर तो नहीं रह सकता ना। मगर वो कैसे भाग गई? शहर यहाँ से करीब है क्या? मैंने पूछा। शहर तो बहुत दूर है, वासुदेव ने जवाब दिया। शहर में रहने वाली ये नारियां रेगिस्तान का सफर नहीं कर सकती। मगर तुम राजस्थान की नारियों को नहीं जानते भैया। ये ऊंट पर 100 कोस का सफर कर लेती हैं और थकती नहीं है। अगर वासुदेव ये समझ रहा था कि मैंने उसकी बात का यकीन कर लिया है तो ये उसकी हमाकत थी। जब तक हम चाय पीते रहे वो बैठा बातें करता रहा और फिर खाली प्यालियां लेकर चला गया। जाते हुए उसने एक बार ये कहा था कि सुबह हमें शहर भेज दिया जाएगा। उसके जाने के बाद जानकी ने दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं समझी। कोई फायदा नहीं था। रात का इब्तदाई हिस्सा था मगर हर तरफ सन्नाटा था। सन्नाटे में कभी कभी किसी ऊंट के बिलबिलाने या गधे के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दे जाती थी। दरवाजा बंद ना होने की वजह से हम अपने आप को बिल्कुल अब गैर महफूज समझ रहे थे और मेरा ख्याल था कि हम रात भर जागते रहेंगे ताकि अगर सूरत हाल कोई नाखुशगवार रुख इख्तियार करे तो उसका किसी हद तक मुकाबला तो किया जा सके। वैसे मैंने तय कर रखा था कि लोगों ने रात को किसी वक्त कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं नाहिद और जानकी को बचाने के लिए जिंदगी के आखिरी लम्हों तक मुकाबला करूंगा। नाहिद से अगरचे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। जहाज के हादसे के बाद उन माँ बेटी से हमारा वास्ता पड़ा था और पिछले 24 घंटों के दौरान में उनसे कुछ उनस सा हो गया था और उन दोनों की हिफाजत भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था। लेकिन मेरे सारे अज़ाइम धरे के धरे रह गए। मेरा दिमाग बोझल होने लगा। पूरे बदन में सनसनाहट फैलने लगी और नींद के बोझ से पलकें झुकी जाने लगी। उस वक्त मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई रो रहा हो। सन्नाटे में रोने की आवाज बड़ी पुरस्कार लग रही थी। मैंने सर को 2-3 झटके दिए और अंदरूनी दीवार में रोशनदान की तरफ देखने लगा। उसकी दूसरी तरफ भी कमरा था और रोने की वो आवाज उसी तरफ से आ रही थी। मैंने जानकी और नाहिद की तरफ देखा। वो दोनों फर्श पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। मैंने बारी बारी उन दोनों को पुकारा मगर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ।
मैं अपने आप को घसीटकर जानकी के करीब आ गया और उसके बाजू पर हाथ रखकर उसे हिलाने लगा। जानकी, जानकी, सो गई क्या? मुझे अपनी आवाज भी कुएं की गहराइयों से आती हुई महसूस हुई। हिलाने या पुकारे जाने का जानकी पर कोई असर नहीं हुआ। मैं नाहिद की तरफ मुड़ गया। अब तो मेरे बाजू में भी इतनी कुव्वत नहीं रही थी कि मैं उसे हरकत दे सकता। उसी वक्त रोने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। वो कोई औरत थी जो सिसकियां भर रही थी। मैंने फिर रोशनदान की तरफ देखा और उठकर उस तरफ बढ़ा, लेकिन अभी दूसरा कदम उठाया ही था कि सनसनाहट पूरे जिस्म में फैल गई। टांगे बेजान हो गई। उनमें जिस्म का बोझ उठाने की कुव्वत अब नहीं रही थी और आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे झुकता चला गया। उसके बाद मुझे कोई होश न रहा। आंख खुली तो पिछली दीवार के रोशनदान से आने वाली धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मेरी आंखें चुने आ गई। मैं कुछ देर आंखें बंद किए पड़ा रहा। पूरे जिस्म में बोझलपन और बेपनाह थकन का एहसास हो रहा था, जैसे मैं मीलों दूर से भागते भागते थक कर गिर गया हूँ। टांगें छल हो रही थी और दिमाग पर भी जैसे मनोबोझ लदा हुआ हो। मैंने एक बार फिर आंखें खोल दी। ये माहौल मुझे अजनबी लगने लगा। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं कब और कैसे यहाँ आया था। मैंने सर को 2-3 झटके दिए। दिमाग पर छाई हुई धुंध आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और फिर सब कुछ याद आता चला गया। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया और उसके साथ ही मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। जानकी, नाहिद और बबली उस कमरे में नहीं थी। मैं दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन एक झटके से रुक गया। इस मर्तबा मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। दरवाजे पर बाहर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मुझे अपने आप को संभालने में 1 मिनट लग गया। मुझे समझने में देर न लगी कि गुज़िश्ता रात हमारी चाय में कोई नींद या बेहोशी की दवा मिला दी गई थी। जानकी और नाहिद तो चाय पीने के थोड़ी देर बाद बेहोश हो गई थी और मैं अपनी कुव्वत इरादी के बलबूते पर उसके बाद भी काफी देर तक जागते रहने की कोशिश कर रहा था। और जब मैंने साथ वाले कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज सुनकर उठने की कोशिश की थी तो मेरी कुव्वत मुदाफित भी जवाब दे गई थी और मैं भी अंटा गफील हो गया था। और वो लोग रात ही को किसी वक्त जानकी वगैरह को उठा कर ले गए थे। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। खारे पानी वाली झील के किनारे टूटे हुए मंदिर में सन्यासी वासुदेव से मेरा मुकाबला हुआ था। वो मेरे हाथों मारा जाता, लेकिन अपनी मौत को सामने देखकर उसने हाथ जोड़ दिए थे। मैं भी उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी रहनुमाई के बगैर हम इस जालिम वैराने से नहीं निकल सकते थे। लेकिन वो बेहद मक्कार निकला और हमें धोखे से यहाँ ले आया। विजय ठाकुर को देखकर कल ही शुबहात ने मेरे जहन में जन्म लेना शुरू कर दिया था और रात को उन औरतों के चीखने और रोने की आवाजें सुनकर तो मेरे शुबहात यकीन में बदल गए थे और उनकी तस्दीक भी हो गई थी। मैं दरवाजे की सलाखों को दोनों हाथों से पकड़कर झुंझोड़ने लगा। आहनी दरवाजे की दड़दड़ाहट की आवाज दूर तक फैल गई थी। वासुदेव, वासु, कहाँ हो तुम? मैं चीख चीख कर उस मक्कार सन्यासी को पुकारने लगा। 2 मिनट बाद ही 2 आदमी दरवाजे के सामने नमूदार हुए। एक तो वासुदेव था और दूसरा लंबा तिरंगा आदमी जिसने एक हाथ में ऑटोमेटिक राइफल उठा रखी थी। ये चेहरा मेरे लिए अजनबी था। शायद ये उन लोगों में शामिल था जो रात को उन 3 औरतों को लेकर यहाँ आए थे। क्या बात है, क्यों चीखता पड़ा है मूर्ख? वासुदेव ने गुर्राते हुए कहा। वो एकदम बदला हुआ था। चेहरे पर बड़ी करख्तगी और आंखों की सुर्खी कुछ और बढ़ गई थी। ये ताला खोलो। वो दोनों औरतें और बच्ची कहाँ हैं? मैंने उसकी गुर्राहट से मुतासर हुए बगैर कहा। वो तीनों आराम से हैं मूर्ख, और तू भी अपनी खैरियत चाहता है ना, तो आराम से बैठा रहे। वासुदेव ने जवाब दिया। तुमने हमारे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं चीखा। अपनी जान सबको प्यारी होती है मंच, वासुदेव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस वक्त हम तेरे आगे हाथ ना जोड़ता तो तू तो हमको मार देता। अपना जीवन बचाने का एक ही तरीका था जो मैंने इख्तियार किया। मैं तुम्हें शहर का रास्ता दिखाने के लिए तो नहीं लाया था। तुमने मंदिर में मार मार कर मेरा बर्था बना दिया था। अब वो मार कभी नहीं भूलूंगा, पर देख, मैंने उस मार का ऐसा बदला लिया कि तू जिंदगी भर मार खाता रहेगा। वासुदेव बात करता हुआ दरवाजे के बिल्कुल करीब आ गया था। मैंने अचानक ही सलाखों से हाथ निकालकर उसे सर के बालों से पकड़कर जोरदार झटके से अपनी तरफ खींच लिया। वासुदेव के मुंह से चीख निकल गई। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैंने एक जोरदार झटका दिया। वासुदेव घूम गया। उसकी पूंछ दरवाजे की सलाखों से लग गई। मैंने बड़ी फुर्ती से एक बाजू उसके गले में लपेट दिया और दूसरे हाथ से बदस्तूर उसके बाल जकड़ रखे थे। वासुदेव बुरी तरह उछल रहा था। वो दोनों हाथों से अपने गले से मेरी गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरी गिरफ्त ऐसी नहीं थी जिसे वो छुड़ा सकता। उसके साथ आया हुआ गनमैन भी एक लम्हे को बदहवास हो गया। उसे शायद मेरी तरफ से किसी ऐसे इकदाम की तवक्को नहीं थी। वो चंद सेकंड तो मबहूस सा खड़ा ये सब कुछ देखता रहा। फिर राइफल एक तरफ फेंक कर उसने भी दोनों हाथ मेरे बाजू पर जमा दिए, मगर वो ये नहीं जानता था कि मेरी ये गिरफ्त गर्दन कटने के बाद ही छूट सकती थी। वासुदेव बुरी तरह पैर पटक रहा था। वो चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज घुटकर रह गई थी। हल्क से किसी कुत्ते जैसी खरखराहट की आवाज निकल रही थी। गनमैन ने मेरे बाजू से अपने हाथ हटा लिए। वो बुरी तरह हाँफ गया था। उसने लपक कर राइफल उठाई और उसके बट से मेरे पेट पर वार करने लगा, लेकिन वासुदेव के गले पर मेरी गिरफ्त ढीली नहीं हुई थी। मुझ पर जुनून तारी हो गया था
उसकी गर्दन पर मेरे बाजू का शिकंजा गुजरने वाले हर लम्हे के साथ मजीद टाइट होता जा रहा था। गनमैन पीछे हट गया। उसने राइफल सीधी कर ली, उसकी नाल मेरे पहलू से लगाकर उंगली ट्रैगर पर रख दी। मैं समझ गया कि अब क्या होने वाला है, लेकिन मेरा जुनून कम नहीं हुआ और फिर उसने फायर करने की बजाय राइफल पीछे हटा ली और चीखता हुआ बाहर की तरफ दौड़ गया। सिर्फ 2 मिनट बाद 3-4 आदमी दौड़ते हुए आंगन वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और फिर वो भी चीखते चिल्लाते हुए आगे लपके। इसी दौरान में वासुदेव की मुजाहमत खत्म हो चुकी थी। उसके दोनों बाजू पहलुओं में लटक गए थे। वो लोग चीखते चिल्लाते जैसे ही करीब पहुंचे, मैंने वासुदेव को एक झटके से छोड़ दिया। वो मट्टी की बोरी की तरह बस से नीचे गिरा। मैंने सिर्फ एक लम्हे उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें हल्कों से उबल पड़ी थी और जबान बाहर लटक गई थी। 2 आदमियों ने वासुदेव को टांगों से पकड़कर दरवाजे से दूर घसीट लिया। मैं दरवाजे से हटकर पिछली दीवार के साथ जा खड़ा हुआ और अपने सांस पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। एक आदमी वासुदेव पर झुका हुआ था। वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो जिंदा है या मर चुका है, और मैं जानता था कि उसकी ये कोशिश बेकार थी। मेरी उस गिरफ्त में आने के बाद किसी के जिंदा बच जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो आदमी एक झटके से सीधा हो गया। ये मर गिवे है। वो अपने साथियों की तरफ देखकर चीखा, इसने हत्या कर दी वासुदेव की, ये हत्यारा है, मारो इसे। गनमैन ने राइफल मेरी तरफ तान ली और उंगली ट्रैगर पर पहुंच गई। उसकी उंगली की मामूली सी हरकत मेरी जिंदगी का खात्मा कर सकती थी, और अब मुझे भी जैसे होश आ गया था। गुस्से और तैश में आकर मैंने वासुदेव को मौत के घाट उतार दिया था, और अब सोच रहा था कि ऐसा करके मैंने जानकी, नाहिद और बबली की कोई मदद नहीं की थी। मैं जिंदा रहकर तो उनकी मदद कर सकता था, लेकिन मेरी मौत के बाद वो मेरी मदद से महरूम हो जाती और मुकम्मल तौर पर उनके रहमो करम पर होती। मैंने आंखें बंद कर ली और गोली की आवाज का इंतजार करने लगा। एक धमाका होता और उसके साथ ही मेरी जिंदगी का खात्मा हो जाता, लेकिन गोली नहीं चली, बल्कि एक और गरजदार चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोल दी। वो विजय ठाकुर था जो दौड़ता हुआ अंदर आया था। गनमैन ने राइफल नीचे कर ली। मुझे जिंदगी के चंद और लम्हे मुस्तार मिल गए। गनमैन तेज इस लहजे में विजय ठाकुर को बताने लगा। विजय ठाकुर वासुदेव की लाश पर झुक गया। उसकी जबान अब भी बाहर लटकी हुई थी और आंखें हल्कों से बाहर थी। विजय ठाकुर ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसका सर एक तरफ दुलक गया। गर्दन की हड्डी टूटने के बाद तनाव खत्म हो चुका था। विजय ठाकुर उठकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजे के करीब आकर मेरी तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि वो मुझे गोली मार देने का हुक्म देगा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुड़कर अपने साथियों से कुछ कहा। गनमैन ने जेब से चाबियों को गुच्छा निकालकर एक चाबी मुंतखब की और ताला खोल दिया। गनमैन और विजय ठाकुर दरवाजे ही में खड़े रहे और 4 आदमी अंदर घुस आए। वो चारों मौत के फरिश्तों की तरह मेरी तरफ बढ़ने लगे और मैं अपनी जगह बेहिस्सो हरकत खड़ा उन्हें आगे आते हुए देखता रहा। मैं समझ गया कि वो मेरे साथ क्या करने वाले थे। गोली से उड़ा देने की बजाय अपने एक साथी के कत्ल का बदला लेने के लिए वो कोई और तरीका-ए-कार इख्तियार करना चाहते थे। मेरी ताकत का अंदाजा उन्हें हो चुका था, इसलिए वो चारों बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। उनका ख्याल था कि मैं ज्यादा से ज्यादा मुजाहमत करूंगा। उन्हें मुझसे जारहाना अंदाज की तवक्को नहीं थी, लेकिन वो जैसे ही करीब पहुंचे मैं किसी नहायत ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। इस तरह खड़े खड़े फ्लाइंग किक लगाना बड़ी महारत का काम होता है और उसमें जरा सी गलती अपने लिए ही नुकसान का बायस बन सकती है। लेकिन मुझे मार्शल आर्ट के हर शोबे में ऐसी तरबियत दी गई थी कि उसमें गलती का इम्कान नहीं था। अपनी जगह से उछलते ही मैंने फेफड़ों की पूरी कुव्वत से यल भी किया। कमरा मेरी दाढ़ से गूंज उठा। इस किस्म की दाढ़ भी हरीफ का हौसला पुस्त कर देती है। वो चारों भी किसी कदर बदहवास हो गए। मैंने डबल फ्लाइंग किक लगाई थी। मेरा एक पैर एक आदमी के मुंह पर और दूसरा पैर दूसरे आदमी के सीने पर लगा। वो दोनों बिल बिलाते हुए पुश्त के बल गिरे। मैं भी जमीन पर गिरते ही संभल गया। उसके साथ ही मैंने तीसरे आदमी के पेट पर स्ट्रीट किक रसीद कर दी। वो पेट पकड़कर चीखता हुआ दोहरा हो गया। अलबत्ता चौथे आदमी ने अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए मेरी टांग पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। मैं लड़खड़ाया मगर फौरन ही संभल गया। जिस शख्स के मुंह पर फ्लाइंग किक लगी थी उसका शायद दांत टूट गया था। उसके मुंह से खून बह रहा था और वो बुरी तरह चीखते हुए उछल रहा था। जिसके सीने पर किक लगी थी वो संभल गया था। अलबत्ता तीसरा भी पेट पकड़े हुए था। 2 आदमी बैक वक्त हमलावर हुए थे। मैं उन दोनों को चकमा देकर अपने आप को बचा गया। उनमें एक तो अपनी जोंक में दीवार से जा टकराया, जबकि दूसरे ने बड़ी तेजी से पलटकर हमला कर दिया। यह कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। मुझे खुलकर अपने हरबी फन का मुजाहरा करने का मौका नहीं मिल रहा था। हरीफ अगर एक होता तो जगह कम भी होती, मगर यहाँ 5 आदमी थे, जिस वजह से और भी मुश्किल हो गई थी। मैं उनसे दूर रहकर उनका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। वो भी अब मोहतात हो गए थे और फिर मुझसे एक गलती होगी जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। 2 आदमी मुझसे लिपट गए। वो मुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे। मैंने एक की पसलियों में कूनी से जरब लगाई। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैं दूसरे की गर्दन पर बाजू लपेटने की कोशिश कर रहा था कि मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ी। चौथे आदमी ने पानी से भरा हुआ मटका उठाकर मेरे सर पर दे मारा। घड़ा मेरे सर पर टूटा और मैं सर से पैर तक पानी में शराबूर हो गया।
उसके साथ ही उस शख्स की गर्दन से मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। उस शख्स ने एक जोरदार झटके से अपने आप को छुड़ा लिया और फिर वो चारों मुझ पर पल पड़े। मैं पहले तो अपने आप को संभालने की कोशिश करता रहा मगर कामयाब ना हो सका। एक आदमी ने मेरे घुटने पर एक ठोकर दे मारी। मैं लड़खड़ा कर गिरा और फिर मुझे संभलने का मौका ना मिल सका। मेरे जिस्म पर लातों और गूंसों की बारिश शुरू कर दी गई। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा और फिर एक मौके पर मुझे खड़े होने का मौका मिल गया। एक आदमी को तो मैंने 4 हाथ जड़ ही दिए थे, लेकिन दूसरा जों की तरह मुझसे लिपट गया और वो मुझे धकेलता हुआ दीवार तक ले गया, जबकि दूसरे ने मुझ पर घुसेबाजी की प्रैक्टिस जारी रखी। मैं अगरचे भरपूर मुजाहमत कर रहा था, लेकिन जो मेरे हाथ आया था वो निकल गया। वो चारों ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। एक गुंसा मेरे जबड़े पर लगा, मेरा एक दांत हिल कर रह गया। मैं अपने मुंह में खून का जायका महसूस कर रहा था। मुझ पर फिर गश सा तारी हो गया। मैंने जख्मी शेर की तरह दौड़ते हुए हमलावरों को पीछे धकेल दिया, लेकिन इस मर्तबा मुझे भी ज्यादा हाथ पैर चलाने का मौका नहीं मिल सका। कनपट्टी पर लगने वाले एक गूंसे से मेरा दिमाग झुंझुना उठा। आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां रक्स करने लगी। मैं संभलने की कोशिश कर रहा था कि 2-3 गूंसे और पड़े। मेरी आंखों के सामने धुंध और फिर तारीकी छाने लगी। मैं तेवरा कर नीचे गिरा। गिरने के बाद भी मेरे जिस्म पर गूंसों और ठोकरों की बारिश होती रही। मेरी आंखों के सामने तारीकी गहरी होती चली गई और फिर मुझे कुछ होश न रहा। चीखों की वो आवाज मुझे मीलों दूर से आती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन फिर वो आवाज वाज़ेह होती चली गई। कनपट्टियां सुलग रही थी और दिमाग में अब भी धमाके हो रहे थे। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां टे से न उठ रही हो। जालिमों ने मुझे रुई की तरह धुनक कर रख दिया था। मैं उठकर बैठ गया। मेरे जिस्म पर सिर्फ पतलून रह गई थी। बुनियान तो चीथड़ों में बदलकर मेरे जिस्म से अलग हो गई थी। दबी दबी चीखों की वो आवाज अब वाज़ेह हो गई थी। ये आवाज बीच वाली दीवार के रोशनदान से आ रही थी। मैं उठकर दीवार के करीब पहुंच गया और सर उठाकर रोशनदान की तरफ देखने लगा। रोशनदान मेरे कल से तकरीबन 4 फुट ऊपर था। मैंने उछलकर सलाखें पकड़ ली और अपने जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खींचने लगा। मैं बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे को सलाखों के बराबर ला सका और फिर दूसरी तरफ का मंदिर देखकर मेरा खून खोल उठा। वो 2 आदमी थे जो एक नाजुक और दान पान सी औरत को दबोचे हुए थे। ये उन औरतों में से एक थी जिन्हें गुज़िश्ता रात यहाँ लाया गया था। उसके कपड़े कमरे में इधर उधर बिखरे हुए थे और वो दोनों वैसी बेड़ियों की तरह उसे नोच रहे थे। वो औरत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीख रही थी। मैं ज्यादा देर तक ये मंदिर नहीं देख सका। सलाखें मेरे हाथों से छूट गई और मैं नीचे गिर गया। मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी। मैं दीवार से टेक लगाए बैठा रहा और नाहिद जानकी के बारे में सोचने लगा। वो दोनों कहाँ हैं? उनका अशर क्या हुआ होगा? मुझे इस तरह बैठे हुए शायद आधा घंटा गुजर गया था। कदमों की आवाज सुनकर मैंने सामने देखा 2 आदमी दरवाजे के सामने नमूदार हुए। एक के हाथ में राइफल थी और दूसरे के हाथ में पीतल का थाल जिसमें खाना रखा हुआ था और पानी का गिलास भी। मैं उठकर दरवाजे के करीब आ गया। पीछे पीछे हटो, उस दीवार के साथ लगकर खड़े हो जाओ, गनमैन ने राइफल तान कर गुर्राते हुए कहा। मैं दिल में मुस्कुरा दिया। वासुदेव वाले तजर्बे के बाद वो लोग कोई नया खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। मैं पीछे हटता हुआ दीवार के साथ लग गया। दूसरे आदमी ने दरवाजे के करीब आकर पहले गिलास सलाखों के अंदर रखा, फिर थाल भी दरवाजे के नीचे से अंदर सिरका दिया। इसी दौरान में उसकी नजरें मुसलसल मेरी तरफ उठ रही थी। उसे शायद अंदेशा था कि मैं उस पर झपट ना पड़ूं। जानकी और नाहिद कहाँ हैं? मैंने अपनी जगह से हरकत किए बगैर गनमैन की तरफ देखते हुए कहा। तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे, पछताओगे। शुक्र करो विजय ठाकुर की वजह से तुम्हारी जान बच गई, गनमैन ने घूरते हुए जवाब दिया। वैसे तुम हो बड़े जानदार आदमी, फौलाद भरा हुआ तुम्हारी बाहों में। तुमने जिस तरह वासुदेव की गर्दन बड़ोड़ी है वो सब के लिए हैरत की बात है। वो सांड तो 4 आदमियों के काबू में भी नहीं आता था। वो था ही इस काबिल। मैंने कहा उसे हमारे साथ धोखा किया था, उसे तो इससे भी ज्यादा भयानक मौत मिलनी चाहिए थी। वैसे तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो दोनों औरतें कहाँ हैं? तुम्हारी दोनों औरतें अभी तक खैरियत से हैं, उन्हें किसी ने छुआ तक नहीं, गनमैन ने जवाब दिया। शुक्र करो वासुदेव हम में से नहीं था। अगर वो हमारा साथी होता तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर दिए जाते, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा प्रोग्राम गलत हो गया है। कैसा प्रोग्राम? मैंने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। कल सुबह मंडी लगने वाली है, हमें आज वहां पहुंच जाना चाहिए था, मगर तुम्हारे हाथों वासुदेव की हत्या की वजह से हमें आज का दिन यहाँ रुकना पड़ा। अब तुम ये भोजन कर लो और एक बात का ख्याल रखना, अब अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम लोग भी एक बात याद रखना। मैंने कहा अगर मेरी साथियों में से किसी को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक की गर्दन मरोड़ दूंगा। गनमैन मुझे घूर कर रह गया और फिर वो दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद भी मैं काफी देर तक अपनी जगह पर खड़ा रहा। साथ वाले कमरे से अब औरत की सिसकियों और आहों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने उछलकर रोशनदान की सलाखों को पकड़ लिया और दूसरी तरफ देखने लगा। उस तरफ का मंदिर देखकर मैं दहल गया। कमरे में उस औरत के सिवा और कोई नहीं था। वो बेलिबास थी और दीवार के साथ टेक लगाए घुटनों में सर दिए सिसकियां भर रही थी। उसने दोनों बाजू घुटनों में लपेट रखे थे। दूसरी तरफ की एक खिड़की से आने वाली धूप बराह रास्त उस पर पड़ रही थी।
उसके बाएं बाजू पर कंधे से जरा नीचे खून का धब्बा भी साफ नजर आ रहा था। उसकी हल्की हल्की सिसकियां कमरे की फजा में बड़ा अफसोसनाक तासर पैदा कर रही थी। ए, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? मैंने होले से उसे पुकारा। उसने चौंक कर घुटनों पर झुका हुआ सर उठाया और वहशियाना नजरों से इधर उधर देखने लगी। इधर तुम्हारे सामने वाली दीवार के रोशनदान में, मैंने उसे तवज्जो दिलाने के लिए कहा। मेरी आवाज सरगोशी से ज्यादा नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वहशत कुछ और बढ़ गई। दूसरे हीले में उसने लपक कर चंद फुट दूर फर्श पर पड़ी हुई साड़ी उठाकर अपने ऊपर डाल ली और मेरी तरफ देखने लगी। उसके साथ जो कुछ हुआ था वो मैं अपनी आंखों से देख चुका था। कौन हो तुम? उसके लहजे में खौफ नुमाया था। क्या दी? मैंने जवाब दिया। यहाँ तुम्हारे अलावा दूसरी औरतें भी हैं, वो कहाँ हैं? पता नहीं, मगर तुम कौन हो? उसने फिर पूछा। मैं भी इन वहशियों की कैद में हूँ। मेरे साथ औरतें भी थी। इन लोगों ने हमें धोखे से अपना कैदी बना लिया और उन औरतों को मुझसे अलग कर दिया। उसके साथ ही मेरे हाथ सलाखों पर फिसल रहे थे। मैं जुमला अधूरा छोड़कर गिरफ्त जमाने की कोशिश करने लगा, मगर हथेलियों में पसीने की वजह से मैं अपनी गिरफ्त कायम ना रख सका और दब से नीचे गिर पड़ा। मैंने मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखा और एक कोने में पड़ी हुई गड़वंची और उसके करीब लकड़ी का स्टूल देखकर मेरी आंखें चमक उठी। स्टूल तकरीबन 2 फुट लंबा था, जिसे मैंने उठाकर दीवार के करीब रख दिया और उसके ऊपर गड़वंची रख दी। मैं गड़वंची पर खड़ा हो गया। दोनों चीजें खासी कमजोर थी, उनकी चूल्हें हिल रही थी। मैंने गड़वंची पर खड़ा होकर रोशनदान की सलाखों को थाम लिया और अपना ज्यादा वजन हाथों ही पर रखा। अब मेरा चेहरा रोशनदान के सामने था और मैं किसी दुश्वारी के बगैर दूसरे कमरे में देख सकता था। वो औरत भी सामने वाली दीवार के साथ बैठी इसी तरफ देख रही थी। उसने साड़ी से अपना जिस्म ढांप लिया था। क्या तुम उन 2 औरतों के बारे में कुछ जानती हो जिनके साथ एक बच्ची भी थी? मैंने उसे मुतवज्जो करते हुए पूछा। वो सब दूसरे मकान में है, उसने सिसकी भरते हुए कहा। तुम कौन हो? ये लोग तुम्हें कहाँ से लाए हैं? मैंने पूछा। मैं, वो बोली। इन्होंने मुझे रंगपुर से धोखे से उठाया था। रंगपुर? क्या तुम रंगपुर की रहने वाली हो? और ये कौन सी जगह है? मैंने पूछा। मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। अपने घर वालों के साथ सैरो तफरी के लिए आई हुई थी। 3 दिन पहले तारीखी इमारतों की सैर करते हुए मैं अपने घर वालों से बिछड़ गई। मैं उन्हें तलाश करती फिर रही थी कि एक आदमी ने मेरे करीब आकर बताया कि मेरे घर वाले डाक बंगले में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उसके साथ डाक बंगले में आ गई। वहां मेरे घर वाले नहीं थे, अलबत्ता 2 आदमी और थे। मैं समझ गई थी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो इन्होंने मुझे पकड़ दिया और कुछ सूंघा कर बेहोश कर दिया। इन्होंने पहले मुझे जंगल में वाक़े किसी मकान में रखा। वहां 2 औरतें और भी थी। कल रात ये लोग हमें ऊंटों पर लाद कर यहाँ ले आए। मेरे माता पिता न जाने किस हाल में होंगे। ये इंसान नहीं, दरिंदे हैं। देखो इन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है। उसने अपने जिस्म पर से साड़ी हटा दी। मैं कांप उठा। उसके जिस्म पर जगह जगह दांतों से काटे जाने के निशान थे। वो वाकई इंसान नहीं, दरिंदे थे। उसने साड़ी को दोबारा चादर की तरह अपने जिस्म पर लपेट लिया और सिसकियां भरने लगी। उसकी उम्र 22-23 साल के लगभग रही होगी। दुबली पतली नाजुक सी, चेहरे के नकूश बड़े तीखे और जाज़ब नजर थे। मोटी मोटी सी आंखें जिनमें बेपनाह वहशत भरी हुई थी। बाल लहरिएदार और गर्दन तक कटे हुए थे। मैं कुछ कहना चाहता था कि दरवाजे की तरफ से गुर्राहट सुनकर चौंक गया। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। वही गनमैन था जो पहले भी आ चुका था। देख लिया लौंडिया को? साली पट्टे पर हाथ ना धरन देवे थी। उसने मेरी तरफ देख कर कहा। उसके होंठों पर बड़ी मकरूज सी मुस्कुराहट आ गई। तुम लोग इंसान नहीं, दरिंदे हो, मैंने चीख कर कहा। इसी दौरान में बेख्याली में गड़वंची पर ज्यादा बोझ पड़ गया था और वो मेरे पैरों के नीचे से फिसल गई थी। मैं रोशनदान की सलाखों से लटका रह गया और फिर मैंने हाथ छोड़ दिए और दब से नीचे गिरा। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे। मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए घुर्राया। ओए तू अपनी खाल बचा भैया, वो 2 कदम पीछे हटते हुए बोला। विजय ठाकुर को पता नहीं तुमसे इश्क क्यों हो गया है। वो ना होता तो वो तेरा भी तेया पांचा हो चुका होता। ज्यादा होशियार मत बन। विक्रम तुम पर बहुत गर्मी खाए हुए है। तुमने उसका दांत तोड़ा है। उसे मौका मिल गया ना तो वो तेरी गर्दन तोड़ देगा। और तूने भोजन नहीं किया, पसंद नहीं आया क्या? मैं तुम्हारा खून पीऊंगा, मैंने जवाब दिया। वाह भाई वाह, वो मुस्कुरा दिया। इतनी मार खाने के बाद भी अभी तेरी अकड़ नहीं गई। कोई बात नहीं, सब कुछ भूल जाएगा। मैं कुछ कहना चाहता था कि रोशनदान की तरफ से उस औरत के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। वो चीख चीख कर फरियाद कर रही थी। मैं पिछली दीवार की तरफ लपका और उचक कर रोशनदान की सलाखों से लटक गया। 2 आदमी उस औरत को घसीटते हुए लिए जा रहे थे। चादर की तरह लिपटी हुई साड़ी एक बार फिर उसके बदन से जुदा हो गई। वो दोनों वैश्य उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। मैं नीचे उतर आया। गनमैन भी जा चुका था और दरवाजे के अंदर की तरफ रखा हुआ खाने का थाल भी गायब था। उसने मौका पाकर थाल बाहर खींच लिया था। अलबत्ता पानी से भरा हुआ गिलास वहीं रखा हुआ था। मैं दीवार से टेक लगाए खड़ा गहरे गहरे सांस लेता रहा। उस औरत की चीखें देर तक मेरे कानों में गूंजती रही। मेरे ऊँट खुश्क थे, हल्क में कांटे से चुभने लगे। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे के करीब रखा हुआ गिलास उठा लिया और एक ही सांस में पानी हल्क में उंडेल लिया और वहीं बैठकर अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। वो दिन गुजर गया
मैं दरवाजे के करीब ही दीवार से टेक लगाए बैठा रहा। इसी दौरान में ना तो किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी और ना ही डाकू का कोई आदमी मेरी तरफ आया। सूरत अजीब सी पेचीदगी इख्तियार कर गई थी। ना जहाज को हादसा पेश आता और ना हम इस मुसीबत में गिरफ्तार होते। और मेरा ख्याल है मेरा इससे निजात हासिल करना कुछ आसान ना था। शाम का अंधेरा फैल गया। कमरे में मच्छर भिनभिनाने लगे। लालटेन तो मौजूद थी लेकिन मेरे पास माचिस नहीं थी कि लालटेन जलाकर रोशन कर लेता। अंधेरा गहरा होता जा रहा था, उसके साथ ही मच्छरों की यलगार बढ़ती गई। ये मच्छर तो कमबख्त उन कज़ाकों से भी ज्यादा खतरनाक और खूनख्वार थे जो मेरा खून चूस रहे थे। कदमों की आवाज सुनकर मैं चौंक गया और फिर बाईं तरफ से मदम सी रोशनी दिखाई देने लगी जो बदतरीज वाज़ेह होती चली गई। वो वही दोनों आदमी थे जो दिन में भी आ चुके थे। एक गनमैन था और दूसरे के हाथ में खाने का थाल था। वो दोनों दरवाजे से चंद फुट दूर ही रुक गए। मैं समझ गया कि वो आगे नहीं आएंगे, इसलिए मैं दरवाजे के करीब से उठकर सामने वाली दीवार के साथ बैठ गया। गनमैन तो राइफल ताने खड़ा रहा और दूसरे आदमी ने दरवाजे की सलाखों के नीचे से थाल अंदर सिरका दिया और करीब ही पानी का गिलास भी रख दिया। तुम में से किसी के पास माचिस हो तो दे दो, लालटेन जला ली है, मैंने अपनी जगह से हरकत किए बगैर कहा। गनमैन ने जेब से माचिस निकाल कर सलाखों में से मेरी तरफ उछाल दी। माचिस मेरे घुटनों से टकरा कर गिरी जिसे मैंने उठा लिया और अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो दोनों पीछे हट गए। मैंने लालटेन जलाकर माचिस बाहर फेंक दी। गनमैन ने झुककर माचिस उठाई और वो दोनों कुछ कहे बगैर वापस चले गए। मैंने थाल अपनी तरफ सिरका लिया। तवे की पकी हुई मोटी मोटी रोटियां, एक कटोरी में अचार और ऊंट के गोश्त के तले हुए कतले थे जिनमें से हल्की सी बसांत आ रही थी। मैं 2 दिन से फाके से था। पेट से दुश्मनी का कोई फायदा नहीं था। अपने हकीकी दुश्मनों से निपटने के लिए मुझे जिस्मानी ताकत की जरूरत थी और ये तवानाई खाने पीने ही से हासिल हो सकती थी। यही सोचकर मैं खाने पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। खाने के बाद मैं सामने वाली दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और टांगे आगे को फैला ली। मैं कभी उंगली लगता और कभी आंखें पूरी तरह खोलकर बाहर तारीकी में घूरने लगता। सन्नाटे में किसी वक्त किसी ऊंट के बिलबिलाने की आवाज सुनाई दे जाती और उसके बाद फिर खामोशी छा जाती। वो शायद आधी रात का वक्त था। नुस्वानी चीखी वो आवाज सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक फैल गई थी। मैं उछल पड़ा। चीख की बादगिश्त अभी तक खत्म नहीं हुई थी कि फदा शैतानी कहकों से गूंज उठी। मुझे समझने में देर ना लगी कि वो ऐसी फिर किसी औरत को भंपोड़ने लगे थे। वो नुस्वानी चीख फिर सुनाई दी लेकिन इस मरतबा आवाज घुटी घुटी सी थी। मेरे दिल में अचानक ही नाहिद और जानकी का ख्याल उभरा। चीख की आवाज मैं पहचान नहीं सका मगर वो उन दोनों में से भी कोई हो सकती थी। मैं उठकर दरवाजे के करीब आ गया और सलाखें पकड़कर बाहर देखने की कोशिश करने लगा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाऊं और उन लोगों को मौत के घाट उतार दूं जो किसी मासूम औरत की इज्जत से खेल रहे थे। उनकी शैतानी कहकों की गूंज फजा में बिखरती जा रही थी। मेरे हाथ सलाखों पर फिसलते हुए नीचे आ गए। एक हाथ की उंगलियां बाहर के कुंडे पर लगे हुए ताले से मस हुई तो मैं गैर इरादी तौर पर ताले को टटोलने लगा। मेरे दिमाग में अचानक ही जमाका हुआ। मुझे बैंकॉक का वो वाकया याद आ गया जब मैं थाई और जानकी के साथ चियांग राय से वापस आया था। तो बैंकॉक एयरपोर्ट पर दारा के आदमियों ने हमें एक वैन में अगवा करने की कोशिश की थी। वैन के दरवाजे लॉक थे, अंदर से हैंडल निकले हुए थे। उस वक्त मेरी नजरें वैन के एक दरवाजे के लॉक पर मरकूज हो गई थी और लॉक खुल गया था। और अभी 3 दिन पहले ही तो मैंने अपनी नजरों की इस पुरस्रार कुव्वत से काम लेकर जहाज के मुसाफिरों को लूटने वाले डाकुओं को आपस में लड़ाकर उनका खात्मा किया था। यह अलग बात थी कि उनमें से किसी की चलाई हुई घोड़ी जहाज के फ्यूल टैंक में लगी थी और जहाज भी तबाह हो गया था। मैं नहीं जानता था कि मेरी नजरों की ये पुरस्रार कुव्वत मेरे अंदर पोशीदा ची की वजह से थी या इसका सबब कुछ और था। बहरहाल मैंने इस वक्त भी इस पुरस्रार कुव्वत से काम लेने का फैसला कर लिया और ताले को हाथ में पकड़कर नजरें उस पर जमा दी। 1 सेकंड से भी कम वक्फे में क्लिक की हल्की सी आवाज उभरी और ताला खुल गया।